वेलकम टू दिस न्यू लेसन। तो अभी जो हमारा लेसन है आज का, दैट इज रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमने डल्टन एटॉमिक मॉडल देखा था। डल्टन ने बताया था कि एटम वो होता है विच कैन नॉट बी कट। बट आफ्टर दैट जो हमने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट देखा था बाय जे थॉमसन, तो उसमें ये देखा था कि नो, एटम के अंदर भी स्मॉल पार्टिकल्स हैं और एक नेगेटिव पार्टिकल जो है जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था, जिसको उन्होंने कहा था, नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो दैट इज थी। अब जे थॉमसन ने ही एक एटम का और मॉडल दिया था जिसको हम बोलते हैं थॉमसन प्लम पडिंग मॉडल। प्लम पडिंग मॉडल। अब इस मॉडल में क्या था? इस मॉडल में ऐसा था, उन्होंने ये बताया था कि इस तरह से एक, जैसे आपने एक पडिंग देखा होगा, पडिंग में कैसा केक होता है और उसके अंदर बीच बीच में जो ऐसे बेरीज होती हैं। तो थॉमसन ने भी यही बोला था कि ये जो यहाँ पे है आपका ऐसे एक पडिंग है और उसमें से पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस तरह से स्कैटर्ड है। पूरे में पॉजिटिव चार्ज इस तरह से, यहाँ पूरा 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 पॉजिटिव चार्ज, पूरा क्या है आपका पॉजिटिव चार्ज स्कैटर्ड है। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक बेरीज की तरह, जैसे ये रेड 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 वो लगे हुए हैं। ये थॉमसन ने बताया था। ठीक। अब रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया। रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि इस तरह से उसने एक स्क्रीन यहाँ पे है, इसे जिंक सल्फाइड की स्क्रीन थी। ठीक है, उसके बाद उसने यहाँ पे गोल्ड फॉइल ली। ठीक, और यहाँ से उसने अल्फा पार्टिकल्स को पास किया। अल्फा पार्टिकल का एक सोर्स था, ठीक है, पोलोनियम से निकले थे, बट दैट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट, थ्योरी में लिखने के लिए काम जरूर आएगा। तो अल्फा पार्टिकल्स निकले। अब अल्फा पार्टिकल्स का थोड़ा ध्यान रखना कि व्हाट आर अल्फा पार्टिकल्स। तो ध्यान रखना, अगर आपसे ये कोई कहेगा अल्फा पार्टिकल्स क्या है, तो आपको क्या बताना है कि न्यूक्लियस, अल्फा पार्टिकल्स आर नथिंग बट न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम। ठीक है, ऐसा नहीं, कुछ लोग बोलते हैं व्हाट आर अल्फा पार्टिकल्स आर नथिंग बट हीलियम एटम। नो, अल्फा पार्टिकल्स आर स्मॉलर देन एटम एंड दीज आर ओनली न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम। ठीक है, तो ये हमको ध्यान रखना है। तो ये जब एक न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है तो उसमें से अल्फा पार्टिकल निकलते हैं। तो ऐसे अल्फा पार्टिकल निकले, गोल्ड फॉइल से था। तो उन जो रदरफोर्ड ने क्या ऑब्जर्व किया, रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व किया कि जो जितने भी अल्फा पार्टिकल्स थे वो मैक्सिमम तो क्या हुए कि सीधे ही चले गए, सब सीधे चले गए। और कुछ ऐसे थे जो टकरा के या तो इधर आ गए या इधर चले गए या इधर चले गए। और बहुत ही कम ऐसे थे कि जो टकरा के एकदम बिल्कुल रिवर्स डायरेक्शन में आए पूरे, ऐसे बहुत कम थे। ये ऑब्जर्वेशन थी कि मोस्ट ऑफ दी जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो तो बिल्कुल एकदम सीधे ही चले गए, कुछ ऐसे डिफ्लेक्ट हुए बहुत कम। ठीक है, 99% तो सीधे गए, कुछ डिफ्लेक्ट हुए और कुछ जो थे वो बाउंस बैक हो गए। अब देखो कि रदरफोर्ड ने जो एटम का मॉडल माना था, रदरफोर्ड के माइंड में भी कौन सा एटम मॉडल था? रदरफोर्ड के मॉडल जो था प्लम पडिंग मॉडल ही था, उसके माइंड में यही मॉडल था। और उसने सोचा भी यही था कि यही सब होगा। क्यों? क्योंकि उसने सोचा था जैसे प्लम पडिंग मॉडल है, अब ये मान के चलो ये एटम, यहाँ से मैं अल्फा पार्टिकल पास कर रहा हूँ, तो उसने सोचा था कि ये जो आपका जो पडिंग है ये इतना लाइट है और अल्फा पार्टिकल तो इतनी तेज़ी से आ रहे हैं, तो ये जैसे यहाँ पे ये थोड़े थोड़े जो बेरीज हैं, तो उसने ये सोचा था कि इतना लाइट है कि अल्फा पार्टिकल ये सीधे निकल ही जाएंगे। और हुआ तो यही, सीधे ही हो गए, सीधे ही गए। ठीक है, उसने सोचा था कि अगर ये जो अल्फा रेज हैं ये अगर इलेक्ट्रॉन से टकराई भी, तो इलेक्ट्रॉन तो इतने छोटे हैं अल्फा पार्टिकल के कंपेरेटिवली, तो ये कुछ कर नहीं पाएंगे। तो उसने सोचा था कि जितने भी अल्फा पार्टिकल्स होंगे वो सब सीधे ही जाएंगे और डिफ्लेक्शन कुछ भी नहीं होगा, ये उसने सोचा था। लेकिन मैंने आपको बताया, ऑब्जर्वेशन हमने देखी कि कुछ पार्टिकल डिफ्लेक्ट भी हुए और कुछ पार्टिकल तो बाउंस बैक भी हो गए। तो ये जब चीज़ें हुई तो यहाँ रदरफोर्ड ने देखा कि नहीं, प्लम पडिंग मॉडल इज़ नॉट करेक्ट, प्लम पडिंग मॉडल सही नहीं है, दूसरा मॉडल है। तो फिर उसने ऐसा सोचा कि जो मोस्ट ऑफ द स्पेस है, जैसे ये एटम है, उसमें मोस्ट ऑफ द स्पेस जो है आपकी, अगर ये एटम मानते हैं हम, तो मोस्ट ऑफ द स्पेस क्या है, वो तो पूरी एम्प्टी है, जितनी इतनी स्पेस है। और न्यूक्लियस खाली एक छोटी सी स्पेस में एक न्यूक्लियस है। ठीक है, और इससे ही टकरा के ये जैसे साइड से गया तो हल्का हल्का डिफ्लेक्शन हो गया, और बाकी जब इधर इधर गए, इधर इधर, तो वो पूरा अनडिफ्लेक्टेड चले गए। और जब एकदम से बिल्कुल यहाँ टकराया है तो वो बाउंस बैक हुआ है। ठीक है, और ये डिफ्लेक्शन हुई थी, दिस डिफ्लेक्शन वॉज बिकॉज ऑफ पॉजिटिवली चार्ज। तो रदरफोर्ड ने यही बताया कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है पूरे में कंसनट्रेट नहीं है। ठीक है, ये क्या कंसनट्रेटेड है, खाली ये बीच वाली स्पेस में कंसनट्रेटेड है। और बीच वाली स्पेस में जब कंसनट्रेट है तो यहाँ से टकरा के जो रिजल्ट आया, जो ऑब्जर्वेशन हुई, वो इस कारण से हुई। ठीक है, बाद में और भी डिस्कवरी हुई। तो डिस्कवरी ऐसे हुई कि जैसे हम ये इस तरह से बनाते हैं। ठीक है, कि ये इलेक्ट्रॉन का ये वाला हम शो कर देते हैं कि हाँ इस तरह से है और बीच में न्यूक्लियस है। तो बाद में ये भी पता लगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं करता, वो ऐसे एक स्पाइरल ऑर्बिट में करता है। इधर ऑर्बिट हो गया, इधर हो गया, फिर इधर हो गया, और न्यूक्लियस जो है आपका वो बीच में है। ठीक है, और बाद में तो ये भी पता लगा कि इस तरह से स्पाइरल ऑर्बिट भी नहीं होता। इलेक्ट्रॉन क्या बस करता है एक ऐसे वेव की तरह, मतलब ऐसे ऊपर नीचे एकदम से बस करता है, उसका एक प्री डिफाइंड पाथ नहीं कहा जा सकता। तो ये सब रदरफोर्ड के मॉडल में था। ठीक है, आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नोट से थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है, कि क्या है रदरफोर्ड मॉडल। ओके, तो हमारे नोट्स देखते हैं। तो आप देखो ये रदरफोर्ड मॉडल, तो इसमें 1911 में ये जो रदरफोर्ड मॉडल आया था। ठीक है, मुझे कमेंट में बताना, मैंने आपको पढ़ाया था कि जो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट हुआ था वो कब आया था। ठीक है, जस्ट बताना। तो
तो आप ये बताइएगा कि ये जे थॉम्सन कैथोड एक्सपेरिमेंट कब हुआ था। तो इन 1911 में रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आया। इसमें गीगर और मार्सन जो इनके साथी थे वो भी थे। तो इसमें अल्फा पार्टिकल पोलोनियम सोर्स से आया इस तरह से, ठीक है। गोल्ड फॉइल थी, तो ये गोल्ड फॉइल यहाँ से सीधे बहुत सारे तो अनडिफ्लेक्टेड ही हो गए और कुछ इस तरह से पास हुए, ठीक है। तो ये था। अच्छा, ऑब्जर्वेशन क्या क्या थी, ध्यान रखना, इनको केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज मिला था रदरफोर्ड को फॉर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, नॉट फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल 99% पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, क्लियर। तो what this suggests that most of the space in atom is empty. Now a small fraction of alpha particle was deflected by a small angle. तो ये क्या बताता है कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय न्यूक्लियस इज नेग्लिजिबली स्मॉल एज कम्पेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम, ठीक है। न्यूक्लियस में बहुत कम स्पेस उसने लिया है, बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल 1 in 20,000 बाउंस्ड बैक 180 डिग्री। तो इससे क्या पता लगता है कि पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम इज कंसंट्रेटेड इन वेरी स्मॉल वॉल्यूम, क्योंकि वो रिपेल करा ना उसने उस तरीके से, इसलिए। तो क्या क्या पॉस्टुलेट्स जो है, ये तो ऑब्जर्वेशन थी। बाद में रदरफोर्ड ने क्या क्या जो पॉस्टुलेट दिए कि मोस्ट ऑफ द मास एंड ऑल पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम इज कंसंट्रेटेड इन वेरी स्मॉल रीजन विच इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस, ठीक है। साइज ऑफ न्यूक्लियस क्या है, 10⁻⁻15 मीटर एंड साइज ऑफ एटम इज 10⁻10 मीटर। तो ये एंगस्ट्रॉम है, इसको फर्मी बोलते हैं, ठीक है। 10⁻15 को तो बहुत छोटा है ये, देख लो आप कितना फर्क हो गया, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस इज ड्यू टू प्रोटॉन्स, ये भी उसने बाद में ऑब्जर्व किया कि न्यूक्लियस ऐसा नहीं है कि हार्ड स्फीयर है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स हैं और ये प्रोटॉन्स जो है इलेक्ट्रॉन्स के बराबर है, ठीक है। तो न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन विच मूव अराउंड द न्यूक्लियस एट अ वेरी हाई स्पीड इन सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट्स, ठीक। इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियंस जो न्यूक्लियस है मतलब प्रोटॉन्स हैं वो आपस में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उससे जुड़े हुए हैं और यही एटम को स्टेबल भी बनाता है। टोटल नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज, तभी तो एटम न्यूट्रल है, स्टेबल है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एन एटम इज एम्प्टी, और ये तो हमने पढ़ा ही था। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अराइजिंग ड्यू टू द हाई स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन बैलेंसेस द कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन रिमेन्स इन इट्स पाथ। इसको समझना थोड़ा सा, आपने ये प्लैनेटरी मोशन जो पढ़ा है हमने न्यूटन्स के लॉ भी, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जब घूमते हैं ना तो एक घूमती हुई बॉडी का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है और यहाँ पे न्यूक्लियस प्रोटॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स का क्या है, इनमें आपस में क्या है, एक अट्रैक्शन है। तो एक फोर्स बाहर की तरफ जा रहा है और एक फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, तो ये बोथ दिस फोर्सेस मेक द इलेक्ट्रॉन इन इट्स पाथ, ओके। कहीं कहीं हमको न्यूमेरिकल्स करने होते हैं तो हमको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू दैट कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इक्वेशन लगानी पड़ती है ना। कुछ इसके ड्रॉबैक्स भी थे रदरफोर्ड मॉडल के। तो इसके ड्रॉबैक ये था कि वो देखो कई बार क्या होता है, इसका हम आगे भी पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन अभी तो सर्कुलर मोशन में ट्रैवल कर रहा है। तो ऐसा बताया था कि जब सर्कुलर मोशन में कोई बॉडी ट्रैवल करती है वो एक्सेलरेट करती है, तो वो एक्सेलरेट कर रही है इसका मतलब उसकी एनर्जी लॉस हो रही है। तो एनर्जी लॉस हो रही है, तो फिर जब एनर्जी उसकी लॉस हो रही है तो हाउ कैन इट ट्रैवल इन ए पाथ, फिर वो श्रिंक हो जाएगा, और श्रिंक हो जाएगा तो न्यूक्लियस से आके वो टकरा जाएगा तो फिर वो स्टेबल कैसे हुआ एटम। तो लेकिन एक्चुअल में तो एटम स्टेबल है। तो यहाँ पे रदरफोर्ड उस क्वेश्चन को इजीली समझा नहीं पाए थे। एक तो ये इनका ड्रॉबैक था। दूसरा ड्रॉबैक क्या था कि उस टाइम हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम जो है वो डिस्कवर हो चुका था और ये उसको भी समझा नहीं पाए थे, जो कि बाद में बोहर ने समझाया। तो ये भी एक ड्रॉबैक था, ठीक है। तो ये हमने रदरफोर्ड पढ़ा। अभी आगे भी और बहुत कुछ पढ़ना है, तो वो नेक्स्ट लेसन में देखेंगे। प्लीज़ फ्रेंड कमेंट करें आपको और किस तरह से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ओके। तो थैंक यू सो मच।